नमस्कार, मैं हूँ पूजा पुनेठा और आज के इस कार्यक्रम मैंने एक सपना देखा, इसमें आप सभी का स्वागत है। सपना तो हम सभी देखते हैं और ख़ास तौर से बच्चे। बच्चे सपना देखते हैं एक खूबसूरत जीवन जीने का सुरक्षित और प्यारा-सा बचपन जीने का, जहाँ वो पढ़ सकें, अपने दोस्तों के साथ खेल सकें, मस्ती कर सकें, मनचाहा खा सकें, जहाँ चाहे घूम सकें। लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये मुश्किल होता है। उन्हें बचपन से ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यानी ये कहें कि अ, वो बचपन में ही बड़े हो जाते हैं और ज़िंदगी की सबसे मुश्किल और पथरीली राहों पे चलते हैं। लेकिन आज हम जिन 2 युवाओं से बात करने जा रहे हैं, ज़रूर उनका बचपन बहुत मुश्किल बीता, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ देखी, लेकिन आज इन्हीं पथरीली राहों पे चलकर वो एक घास के मैदान पे उतर आए हैं और उन्होंने ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल किया है, जो हम सबके लिए देखने लायक है, अनुसरणीय है। आज मैं आपकी मुलाकात यहाँ पर 2 युवाओं से कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं रमेश कुमार। रमेश, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस शो में और रमेश के बारे में बताना चाहूँगी कि रमेश ने बचपन में बहुत मुश्किल समय बिताया, बाल मज़दूरी की उन्होंने, लेकिन इस सब से आगे बढ़ते हुए आज वो बीए एलएलबी कर रहे हैं विज्ञान यूनिवर्सिटी से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। रमेश, आपका स्वागत है धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार। संजय थैंक यू। संजय अभी बीएससी कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग में एसआरएम इंस्टीट्यूट टेक्नो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि चेन्नई में है। आप दोनों का बहुत-बहुत फिर से स्वागत है। चलिए अब आपसे ही जानते हैं। आप दोनों ने बचपन में बहुत ही मुश्किल समय बिताया, ईंटों की भट्टियों पे काम किया और आज आप इस मुकाम पर हैं, तो वो ज़रूर समय बहुत अजीब रहा होगा लेकिन बीत चुका है। तो अब कैसा महसूस होता है जब आप कभी उस समय को याद करते हैं? एक-एक करके पहले रमेश बताएँ, फिर उसके बाद हम संजय से बात करें। हाँ, नमस्ते। मैं अपने पहले इटोटा में काम करता था। अपने परिवार के साथ पूरे परिवार मेरे इटोटा में काम करते थे और मैं भी उनके साथ काम करता था। और उस जगह बहुत छोटे-से घर में रहना पड़ता था और एक प्रकार का एक छोटा-सा क्या बोलते हैं अ, ग्रुप रहता है, बोले तो क्या बोलते हैं, टोला टाइप का, मोहल्ला टाइप का रहता है। सभी लोग आते हैं, गरीब लोग उसी जगह पे घर बनाते हैं, छोटे से झुग्गी और उसी पे खाना बनाना, रहना, पूरे परिवार उसी के साथ रहते हैं। बच्चे भी रहते हैं और उनके साथ सभी पूरे पूरे परिवार मिलकर रहते हैं उस जगह। और उस जगह आपको ईंट मैं अपने पापा का बहुत मदद करता था, जैसे ईंट बनाना, मिट्टी को जब ईंट बनाते थे तो मिट्टी को गूँथना, तो उसमें बहुत दिक्कत होता था। घुटने के बल मुझे काम करना पड़ता था, जिसमें मेरा घुटना और कोहनी बहुत दर्द करता था। और उसमें जो रेत उड़ता था, तो रेत में आँख में जाने से काफ़ी आँख की दिक्कत होता है, अभी भी दिक्कत होता था, हो भी रहा है। सो तो उसमें काफ़ी कठिनाई हुई। फिर मुझे 2011 में बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता ने मुझे मुक्त कराया और मैं बाल आश्रम आया। बाल आश्रम में मैं 8 महीना रहने के बाद फिर मैं चले गया घर। घर जाने के बाद कुछ दिन रहा और स्कूल भी गया, पर मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। तो उन्होंने मेरे परिवार वालों ने बोले कि आपको काम करना पड़ेगा। फिर मैं होटल में काम करने लगा। जो मेरा एक दोस्त था, भाई भी है, वो मौसी का लड़का, उनके साथ मैं काम करने लगा। फिर मैं उस जगह काम किया, उस जगह भी बहुत परेशानी हुई। उस जगह मुझे 12 घंटे काम करना पड़ता था, बर्तन धुलना पड़ता था, फिर प्लेट धुलना पड़ता था। तो और दीपावली के समय मैं जब काम कर रहा था, तो पेंट करते समय पेंट गिर गया, तो मालिक बहुत मारे हम लोग को। तो मैं उस जगह भागकर एक बच्चे को लेकर और उस जगह से मैं भाग गया और फिर भागकर बिहार से राजस्थान आया और राजस्थान में जो अपना बाल आश्रम है, अपने बाल आश्रम में आया और उस जगह मुझे बाल आश्रम के गुरुजी और बाल आश्रम के जितने भैया हैं, उन्होंने सभी मेरे को
खाना खिलाए, कपड़ा दिए, बहुत प्यार दिए और मैं आज कक्षा 12वीं पास कर चुका हूँ और मुझे इतने सारे बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी मिली है और मुझे विज्ञान यूनिवर्सिटी में एक आने का मौका मिला और मैं आज कानून की पढ़ाई करने जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत। आज रमेश कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जिस त्रासदी, जिस मुश्किलों से वो गुज़रे हैं, ज़रूर वो आने वाले समय में उन बच्चों की मदद कर पाएँगे। क्यों रमेश, आपका भी यही ख्वाब होगा कि वकील हाँ जी। बनकर उन बच्चों के लिए लड़ें, उन बच्चों की मदद करें, जो इस मुश्किल वक़्त में अभी भी हैं? मदद क्या है? मैं जो बन रहा हूँ, जो चीज़ मैं देखा हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस देश में कोई बच्चे देखें और मैं इस देश में क्या मैं इस दुनिया से बाल मज़दूरी मिटाना चाहता हूँ। जो जैसे कि हमारे भाई साहब जी कर रहे हैं और इस मुहिम में पूरा योगदान दिए हैं, तो मैं उनको लिए भी देना चाहता हूँ क्योंकि 10 साल मैं रहा हूँ उस जगह और 10 साल से मुझे बाल आश्रम और बचपन बचाओ आंदोलन ने मुझे रखे हैं और ऐसे समाज में जीने के हक दिए हैं, समाज के बारे में बताएँ, समाज होता क्या है उसके बारे में बताएँ, लोग कैसे होते हैं उस सब के बारे में बताएँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ दिखाए दुनिया दिखाए मुझे। तो जो मुझे दुनिया दिखाया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो इस दुनिया के जितने लोग हैं, जो अभी भी उसी बाल मज़दूरी के चंगुल में फँसा हुआ है, तो वो सभी बच्चों को वापस आएँ और जो खुली संसार है, उस संसार में आसमान में उड़ने का हक मिले, ताकि वो सब अपने आप को, अपने समाज को, अपने घर को सँभाल सकें। संजय, वही सवाल फिर से आपके साथ कि ईंटों के भट्टों से गुज़रते हुए आज ये मुकाम हासिल करने का सफ़र बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन कैसा रहा? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते और एसआरएम यूनिवर्सिटी की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम संजय कुमार है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं बाल आश्रम आने से पहले मैं अपने माता-पिता के साथ ईंट-भट्टे पर काम करता था, जहाँ कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान अलवर एक जगह है, वहाँ पे मैं अपने माता-पिता के साथ ईंट-भट्टे पर काम करता था। वहाँ पर मैं सुबह 4 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक काम करता था माता-पिता के साथ। तो वहाँ पे गर्म ईंटें निकालनी पड़ती थी और वहाँ ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ता था। और इसी के बीच में यदि कोई ईंट टूट जाती है या खराब हो जाती है, तो मालिक मारता भी था, डाँटता भी था और माता-पिता के जो पैसे मिलते थे, उन पैसों में से काट लेते थे। और फिर माता-पिता मुझे भी बहुत डाँटते थे कि ऐसा नहीं करते हैं बेटा, ये हमारी रोज़ी-रोटी है। उसके बाद धीरे कुछ सालों तक मैं इसी तरीके से काम करता रहा, फिर मुझे बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता द्वारा 2010 में बाल आश्रम लाया गया। बाल आश्रम में मैं पढ़ाई किया, दोस्त बनाया, खेला-कूदा, बहुत सारी चीज़ें सीखा, सही-गलत की पहचान किया और जिस तरह से मैंने अपने बचपन में कभी जन्मदिन नहीं बनाया था और जब मैं आश्रम आया तो माता भाई साहब जी बड़े धूम-धाम से मेरा जन्मदिन मनाते हैं और मुझे भी बहुत खुशी होती है और आज मैं एसआरएम यूनिवर्सिटी में बीएससी होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग का कोर्स कर रहा हूँ और मेरा ये सपना है कि जिस तरह से जो बच्चे बाल मज़दूरी से छूटकर आते हैं, वो अपनी पढ़ाई करते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए कुछ करना चाहता हूँ ताकि वो अपने सपने देखें और अपने सपने को वो आगे तक ले जाएँ। और मेरा सपना है कि मैं एक 7 स्टार, 5 स्टार होटल में मैनेजर बनूँ और जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग सड़कों पर भूखे सोते हैं या फिर भूखे मर जाते हैं, तो इनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ, जो अपना खाना बचा सके और हम लोगों को बाँट सकें, तो इससे हमें सबसे ज़्यादा हमें खुशी होगी। तो यही मेरा सपना है और जिस तरह से भाई साहब जी ने और माताजी जी ने मेरा सहयोग किया कि मैं आशा करता हूँ कि मैं उनके सपनों को साकार करूँ और कोई भी बच्चा बाल-मज़दूरी ना करे, किसी बच्चे के साथ गलत ना हो और उनको सपना देखने का अधिकार है। जी। जी। संजय, आप जब बाल आश्रम में थे तो आपने फिर से मतलब पढ़ाई की और एक नॉर्मल लाइफ में लौट आए। लेकिन अ, आपके पिता और आपके भाई
अचानक से इस दुनिया से चले गए और वो समय आपके लिए जी, ज़रूर बहुत मुश्किल रहा होगा। उसने कहीं जी, न कहीं आपकी पढ़ाई और आपके व्यक्तित्व पे भी असर असर डाला होगा। तो उस समय को भी आपने पार कर लिया बाल आश्रम की मदद से, वहाँ पे जो काउंसलर्स थे उनकी मदद से। तो जी। अ, क्या हुआ था उस दौरान? कैसा लगा था मतलब अचानक से ये सब एक पल को लगता है कि सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर अचानक से कोई एक ऐसी बड़ी बात हो जाती है जिसे तो आप कभी ठीक भी नहीं कर पाते क्योंकि किसी जी। को खो देना, किसी का चला जाना, तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। वो समय कैसा? समय जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता लगा तो मुझे बहुत इतना मतलब बहुत दुःख हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, पढ़ाई-लिखाई छोड़ दूँ और अपने परिवार के साथ रहूँ, घरवालों के साथ रहूँ, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मुझे अ, बाल आश्रम के द्वारा और माता भाई साहब जी के द्वारा सहयोग मिला, सहायता मिली। उन्होंने समझाया बेटा जो हो गया है उस चीज़ को हम दोबारा वो तो नहीं कर सकते। फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने उस समय को भी सोचा और अभी जो भी सोच रहा हूँ, वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। जी, बिल्कुल और हम सब लोग भी ये दुआ करते हैं कि जो आपके सारे ख्वाब हों, आप दोनों के, आप जैसे तमाम बच्चों के, वो ज़रूर पूरे हों। रमेश अम, आपके बारे में पढ़ रही थी और जाना कि आप बाल आश्रम आ गए थे, फिर आपके पिता आए और शायद उन्होंने कहीं न कहीं आपको इस बात के लिए मनाया कि चलो घर वापस चलते हैं और आप वापस चले गए, फिर एक ढाबे पे काम किया और शायद फिर से लगा होगा कि ज़िंदगी उसी ढर्रे पे लौट आई, मैं तो बच गया था, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा था, सब चीज़ें नॉर्मल हो रही थी। फिर खुद पे गुस्सा आया होगा कि क्यों पिता की जी की बात मानी और क्यों लौट आया। लेकिन गज़ब हिम्मत है आप में, आप दोबारा से वहाँ से छूट पाए और दोबारा बाल आश्रम आए। तो उस बारे में बताएँ कुछ? हर हर परिवार में पैसे की जैसे हमारे परिवार में पैसे की बहुत कमी थी। तो मेरे पापा मुझे बुला लिए कि आ जाओ, है ना? घर पर आते हैं, घर पे रहो, मैं घर पर तुम लोग को पढ़ाऊँगा। फिर मैं घर पर चले गया। घर पर जाने के बाद पढ़ाया भी, लेकिन हम हमारे पापा आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर थे, तो वो हम लोग को पढ़ा नहीं पाए। फिर उसके बाद मुझे बोले कि आपको काम करना पड़ेगा। तो पास में हम बॉर्डर पे रहते हैं, इंडिया-नेपाल बॉर्डर पर, तो नेपाल में किसी होटल में लगा दिया, ढाबा में। उस ढाबा में फिर हम काम किए और ढाबा का मालिक उतना अच्छा नहीं था। तो कभी-कभी मैं खा भी लेता था मिठाई-विठाई बिना पूछे। जब देख लेते थे, तो पीट-पाट देते थे। बहुत बुरी तरह से मारते थे। तो उसके बाद फिर एक दिन मैं पेंटिंग कर रहा था दीपावली के समय, तो पेंट गिर गया मेरे ऊपर छत से। उस पेंट गिरने से भी बहुत मार मारे। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि मैं था और मेरा एक दोस्त था नरेंद्र नाम है, मेरा भाई है, मौसी का लड़का। हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम इस जगह नहीं रहेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं कहीं और। तो कुछ पैसा हम लोग को मिला था दीपावली का कपड़ा-वपड़ा खरीदने का है और कुछ पैसा मैं चोरी कर लिया मालिक का ही, यानी था उसमें से गल्ला में से और उससे करीबन 500-600 रुपया था, उससे हम लोग है ना ट्रेन से आए बाल आश्रम में राजस्थान। रमेश वो चोरी नहीं है, वो एक मुक्ति का मार्ग था मतलब क्योंकि आपके लिए वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था और ठीक है, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। आप आज जिस मुकाम पे हैं वो बहुत ही मतलब पाना बहुत मुश्किल है। आप दोनों से फिर से एक सवाल बचपन में जब खुद को काम करते हुए देखते थे और उन तमाम बच्चों को जो कि एक आम ज़िंदगी जीते हैं, स्कूल जा पाते हैं, अच्छा खा पाते हैं, अपने माता-पिता के साथ खुशी से रह पाते हैं, उन्हें देखकर कहीं न कहीं खुद पे या अपनी किस्मत पे रोष आता है। तो अ, उस समय आप लोग क्या महसूस करते थे? संजय आप बताएँ? जी, उस समय मैं ये महसूस करता था कि मैं देखता था कि अ, मैं तो काम कर रहा हूँ लेकिन और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो मैं यही सोचता था कि काश मैं भी ऐसा करता, ऐसा पढ़ाई करता। लेकिन स्थिति को देख के और परिवार के साथ रह के मुझे बहुत ही कम ऐसा लगा लेकिन बाद में मुझे
हकीकत पहचान में आई, तो फिर मैं पढ़ने लगा, लिखने लगा और फिर मस्त दोस्तों के साथ रहने लगा, आगे बढ़ने लगा। बहुत सुंदर। रमेश आप? जब बाल आश्रम में आया तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि बाल आश्रम पहाड़ी इलाके के बगल में था और मैं पहाड़ कभी देखा नहीं था, बिहार का लड़का हूँ, तो पहाड़ कभी देखा नहीं था, बड़े-बड़े पत्थर, तो मुझे लग रहा था किसी दिन एक पत्थर इधर से पहाड़ से लुढ़क गया तो बस हम मर जाएँगे। तो तो कभी-कभी डर भी लगता था और बाल आश्रम में जो गुरुजी लोग हैं, बहुत अच्छे हैं और जो बाल आश्रम के रहन-सहन, संस्कार बहुत अच्छा है। बाल आश्रम में नहीं हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, वहाँ पे एक इंसान है और हर गुरुजी इंसानियत की बात बोलते हैं और हमारी माता और भाई साहब जी, श्रीमती सुमेधा कैलाश सत्यार्थी जी, माता जिनको हम प्यार से माता ही बोलते हैं, वह और हमारी माँ ही हमें बहुत अच्छे से रखती है। तो वो हमें हमेशा समझाती है कि आप एक इंसान हो और आपको हमेशा मदद करनी चाहिए और इंसानियत के नाते से आप सभी को एक-दूसरे को देखना चाहिए। हम बाल आश्रम में जैसे कि संजय भाई के साथ हुआ था, तो ऐसे नहीं कि संजय भाई दुखी हुए थे, हम सभी दुखी थे उस समय और हम सभी को सोचते थे कि इनके साथ क्या हो, कैसे हो? तो और बाल आश्रम में सभी एक साथ रहते हैं, बहुत अच्छा जगह है और मुझे कहीं घूमने का मौका मिलेगा और कोई बोलेगा मुझे तीर्थ में जाने के लिए कोई तीर्थ में जाने के लिए, तो मैं बाल आश्रम को चुनूँगा, क्योंकि वो मेरे को ज़िंदगी बनाए। जी। अम, आज अब हम बात करेंगे इस समय के बारे में। आप दोनों पढ़ाई कर रहे हैं चूँकि आप बाल आश्रम में रहे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो आपका ख़्याल रखते थे। लेकिन आज आप अपने इंडिविजुअली अपना ख़्याल रख रहे हैं। आप विज्ञान यूनिवर्सिटी में हैं, आप एसआरएम इंस्टीट्यूट में हैं, आप दोनों वहाँ पढ़ रहे हैं। तो कैसा लगता है अब खुद से उस जगह पर अपना खुद का ख़्याल रखना, अपने सपनों का ख़्याल भी अब आपको खुद ही रखना है। तो वहाँ रहते हुए कैसा लग रहा है आपको? रमेश आप अ, बताएँ? अभी मैं बाल आश्रम से इधर आया हूँ, तो जब मैं बाल आश्रम में था, तो बाल आश्रम में मैं अपना खुद पर गुरुजी लोग मुझ पे ख़्याल रखते थे, गुरुजी देखते थे मुझे, जो बाल आश्रम में जितने गुरुजी हैं, सब मुझ पे ध्यान देते थे। लेकिन इस जगह आया हूँ, तो इस जगह काफ़ी चेंजिंग है, बदलाव है, दुनिया काफ़ी अलग है और इस जगह लोग जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लोग काफ़ी सेल्फिश है, लेकिन ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लोग मेरे को मदद भी बहुत करते हैं। है बहुत सारे जो अभी हूँ और जैसा हूँ तो करते हैं सर करते हैं मदद यहाँ पे भी और हमारे जो साथ में पढ़ने वाले हैं वो भी मेरा बहुत मदद करते हैं। और रही मेरी बात तो इंग्लिश थोड़ा-सा प्रॉब्लम है तो इंग्लिश स्ट्रगल है और हम उसे भी सरकारी स्कूल से आए हुए हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत है। पर बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ यहाँ पर और अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, लोग अच्छे हैं यहाँ पर। ठीक। हाँ, वो है क्योंकि हम नॉर्थ से ताल्लुक़ रखते हैं और वो साउथ है तो एक कल्चरल थोड़ा-सा डिफ़रेंस भी होता है और लैंग्वेज भी कहीं न कहीं एक बैरियर हुँ, लगती है। हुँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इतने सारे बैरियर्स तोड़े हैं तो ये भी जल्द ही कोई एक बैरियर नहीं रहेगा। संजय आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएँ जब आप वहाँ गए और बाल आश्रम से जब वहाँ पहुँचे तो कैसा लग रहा था? एक बिल्कुल नई जगह पहुँचना? सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं आश्रम से और जब चेन्नई के लिए आ रहा था, तो सभी मेरे दोस्त लोग, सभी गुरुजी लोग मुझे छोड़ने तक विराटनगर तक आए, गुरुजी और बच्चे भी थे। मुझे उस समय बहुत दुःख हुआ, मैं सोचा अब मैं चेन्नई चले जाऊँगा, वहाँ पे कैसे मैं रहूँगा, कैसे सेटलमेंट करूँगा अपना और कैसे ध्यान रखूँगा? क्योंकि बाल आश्रम में सभी मुझे अपने बड़ा भाई, छोटा भाई, बेटा की तरह मानते थे, बड़ा ध्यान रखते थे, ख़्याल रखते थे। तो इसी चीज़ को लेकर मैं थोड़ा-सा चेन्नई में थोड़ा-सा परेशान हुआ, लेकिन जब मैं चेन्नई में आया और यहाँ पे शुरुआत में देखा थोड़ा-सा मन नहीं लग रहा था, मन भटक भी रहा था, सोच रहा था कि वापस आश्रम चले जाऊँ लेकिन नहीं, उसी समय फिर
बालाश्रम से फ़ोन आया और समझाते थे समय-समय पर कि बेटा पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया तूने अभी आश्रम में देखा था, बाहर भी देखना बहुत ज़रूरी है। सही-गलत का पहचान बहुत ज़रूरी है और अपने जीवन में तो संघर्ष तो करना ही है, लेकिन और भी आगे करना है तुझे। तो इसी चीज़ को मैं लेकर सोचा, मन में ठाना कि हाँ, क्यों नहीं मैं कर सकता हूँ। जब मैं और आज मैं यहाँ पे अपना एसआरएम यूनिवर्सिटी में मैं जो मेरे दोस्त हैं, साउथ के जो तमिल वाले दोस्त हैं, उनके साथ आज मैं ग्रुप बना के रहता हूँ। मैं उनके साथ ग्रुप स्टडी करता हूँ, तमिल सीखता हूँ मैं उनके साथ खेलता हूँ, मस्ती करता हूँ, उन्हीं के साथ कॉलेज भी जाता हूँ, उन्हीं के साथ आता हूँ। जब मैं शुरुआत में आया था, तो मैंने एक चीज़ देखा था यहाँ कॉलेज में कि मेस में जो हम खाना खाते हैं, वहाँ पे बच्चे खाना वेस्ट करते थे, फेंकते थे। तो मैंने सोचा कि शुरुआत खुद से करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने दोस्तों को समझाऊँ कि जिस तरह से हम खाना वेस्ट करते हैं, यदि हम किसी और को दान में दे दें या किसी को दे बाँट दें, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो इसी तरीके से मैंने अपने 2-3 दोस्तों को बताया तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो बोले कि आज से हम लोग उतना ही खाना लेंगे जितना हमें खाना है। अगर कम पड़ेगा तो और ले आएँगे। हम जितना कोशिश करेंगे खाना बचाने की, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। जब मैं बालाश्रम को जब इस चीज़ के बारे में बताया मैं, तो वो मुझे बोले कि बेटा बहुत अच्छा, इसी तरीके से तुम काम करते रहो। कोई भी समस्या या कोई भी चीज़ पूछना है तो हमें कभी भी तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अभी स्टडी में देखें तो मुझे थोड़ा-सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा कोर्स ही ऐसा है कि पढ़ा इंग्लिश वेरी इम्पोर्टेंट है, तो अभी मैं इंग्लिश क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं आगे सीखता रहूँगा। तो इसी तरीके से मैं अपने जीवन में संघर्ष करता रहूँगा। चेन्नई बहुत अच्छी जगह है। जी। जी। संजय जब आप अपने दोस्तों के को ये बताते हैं कि आप बाल आश्रम से आए और आपने ज़िंदगी का वो सबसे मुश्किल वक़्त देखा, तो दोस्तों का कैसा रिएक्शन होता है? जब मैं अपने दोस्तों को बताया बालाश्रम के बारे में और अपने बारे में तो पहले तो दोस्त अपना नाम वगैरह पूछते हैं कि नाम क्या है, कहाँ से आए हो? तो सिंपली पहले अपना बारे में बताया कि मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ काम करता था। तो उन्होंने सोचा उनके चेहरे पर वो उदासी मैंने देखी। उन्होंने बोला ऐसा बहुत गलत हुआ है। तो उसके बाद फिर मैंने बालाश्रम के बारे में बताया, माता भाई साहब जी के बारे में बताया। जब मैं माता भाई साहब जी का नाम लेता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि अ, हम तो इन दोनों को जानते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। तो मुझे इतना खुशी हुआ उस समय कि चलो ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था, वो अपने बारे में बताते थे, मैं उनके बारे में बताता। तो इसी तरीके से मैं घुल-मिल गया और अच्छी खासी अ, थोड़ा बहुत तमिल भी सीख गया, उनको हिंदी भी बहुत कुछ सिखा दिया। जैसे आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? इस तरीके से छोटी-मोटी भाषा मैं सीख गया हूँ यहाँ की। जी। रमेश, हाँ, मैंने सुना है कि आप बाल आश्रम में रह के वहाँ के पेड़-पौधों की बहुत देखभाल किया करते थे, हुँ। है ना? मुझे बहुत अच्छा लगता है तो पेड़-पौधा यहाँ लगाना। यूनिवर्सिटी में भी ऐसा कर रहे हो? मतलब कि नहीं पौधों को भी यहाँ पे भी पौधों की देखभाल करना और लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक करना या दोस्तों को बताना कि मैं इस जगह से आया हूँ और अब देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हाँ, मैं ये सब बताता रहता हूँ और पौधा से तो मेरा बचपन से लगाव है और बालासुर में भी रहता था तो बहुत सारे पौधा लगाया हूँ मैं और इस जगह वैसे कम नहीं है, बहुत सारे इधर पेड़ हैं। सो और मैं देखता भी रहता हूँ जितने फूल आता है, फूलों को बहुत गौर से देखता हूँ क्योंकि फूल में जो अलग-अलग प्रकार का फूल होता है, फ़ोटो-वोटो खींच के देखता रहता हूँ और यहाँ पर बगीचा भी बहुत सारे हैं। तो मैं बगीचा में घूमता हूँ, बगीचा को देखता हूँ, बगीचा में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो उस पौधों को भी देखता हूँ और अलग-अलग पौधे हैं, तो उन पौधों को जो गूगल लेंस होता है ना, उससे पढ़ता भी हूँ कैसा है, क्या है, इससे क्या बेनिफिट होता है। तो पौधा लगाना चाहिए, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट अभी काफ़ी चेंज हो रहा है, तो उसके लिए जो अब वैज्ञानिक नए-नए पौधे लगा रहे हैं, घर में ल छोटे-छोटे पौधे लगा रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन से अच्छा है कि बहुत सारी जगह खाली है, जिस जगह को आप उपयोग नहीं कर रहे हो, उस जगह आप पौधा लगाओ।
और एक 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 पेड़ 5 व्यक्ति को है ना जीवन देता है, तो क्यों ना हम पौधा लगाकर उनको भी जीवन दें। और मैं इस जगह लोगों को बोलता हूँ एनवायरनमेंट के लिए, और मैं एनवायरनमेंट ग्रुप है हमारा, उन ग्रुप में मैं जॉइन भी किया हूँ। तो जो मैसेज आते हैं तो उस मैसेज को हम भी बताते हैं लोगों को कि एनवायरनमेंट हमारे लिए, आपके लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है। क्या बात है! तो मतलब आप दोनों तो अपने ही यूनिवर्सिटीज़ के हीरो हैं। जहाँ संजय एक तरफ लोगों को बता रहा है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाना कितना इम्पोर्टेंट है। वहीं रमेश बता रहे हैं कि पौधे कितने ज़रूरी हैं जीवन हुँ, को खूबसूरत बनाए रखने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी। तो हुँ, बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करके, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तो मिसाल हैं हर उस बच्चे के लिए जो ज़िंदगी की बहुत कठिन यात्राओं या सफ़र पे रहा है, जो उसने बुरा वक़्त देखा है, क्योंकि आप कहीं न कहीं उनके लिए वो आशा हैं कि कुछ बुरा हो जाता है, जीवन में कुछ ऐसा घट जाता है, तो वो अंत नहीं है, वो आखिर नहीं। अगर हम चाहें अपनी इच्छा शक्ति से और बिल्कुल शिक्षा की ओर ध्यान देकर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जहाँ आप हैं। हम आशा करेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और खुश रहें। हम फिर से आपसे कभी जुड़ेंगे और चाहेंगे कि कभी आप हमारे साथ आई4सी के स्टूडियो में भी आएँ, वहाँ हमारे साथ बैठ के बात करें। ठीक थैंक है, यू सो ज़रूर। मच संजय और हुँ, रमेश, आप दोनों का हुँ। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।